हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। वेलकम बैक अगेन एक और इंटरेस्टिंग सेशन में, जहाँ पर हम आज बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की। वैसे तो नाउन के बाद प्रोनाउन का सेगमेंट होना चाहिए, बट वो हम डिस्कस करेंगे वेंसडे को। कि मैंने बताया था अल्टरनेट डेज पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जितने भी नाउन के जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे मंडे को नाउन, वेंसडे को प्रोनाउन एंड नेक्स्ट फ्राइडे को हम एडजेक्टिव, है ना। बीच में अल्टरनेटिव्स पर आपके टॉपिक्स होंगे जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेज की, तो ऑलरेडी कई सारे इडियम फ्रेजेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी के रूप में। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉट इवन 100, वी आर गोइंग टू कवर 101, क्योंकि प्रसाद भी तो हम 101 का चढ़ाते हैं ना, है ना। वो बड़ा लकी है, दैट्स वाई हम कवर करेंगे 101। आइए स्टार्ट करते हैं सर। इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेगमेंट होने वाला है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, है ना। उन क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको कवर करना है। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला इडियम है बाइट द बुलेट। दूसरी बात एक और कि ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना। तो ये मत कहिएगा वेस्ट ऑफ टाइम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो, साथ ही साथ चीज़ें और एड ऑन कर पाओ अपनी चीज़। देखो, बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या होता है? बुलेट को बाइट करना। अगर बुलेट को बाइट कर ले रहे हो, इसका मतलब है बुलेट मतलब बहुत ही डेंजरस थिंग है, उसको आप क्या कर रहे हो? उसको आप बाइट कर जा रहे हो। इसका मतलब है किसी डेंजरस सिचुएशन को आप बोल्डली फेस कर रहे हो। तो फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। करेज के साथ आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, है ना? अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जिस तरीके के नाउन के सेगमेंट आपका हुआ था, सेम उसी पैटर्न पर शॉर्ट नोट के द्वारा हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, बट कल, है ना? वेडनेसडे के दिन, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं फिर। अब इससे रिलेटेड कुछ और इडियम बनते हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा टेक द बुल, ये एक इडियम आपने डिस्कस किया होगा, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, है ना। अगर आप बुल को उसके हॉर्न से, सींगों से पकड़ो, इसका मतलब ये डिफिकल्ट सिचुएशन को आप बहुत करेज के साथ फेस कर रहे हो। अच्छा, डिफिकल्ट टास्क से रिलेटेड कई सारे इडियम बनते हैं। जैसे एक ये आता है चेस रैनबोज, चेस रैनबोज, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब टू चेस अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आप ऐसे कह सकते हो। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, उसको आप बोलते हो हरकुलियन टास्क। रैनबो को चेस करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। हरकुली का टास्क कैसा होता है? आसान नहीं होता है, ऐसे लर्न कर सकते हो आप। आपने कहा अप हिल टास्क, अप हिल टास्क, हिल को अप करना कैसा है? आसान नहीं है। तीसरा इडियम बन गया, इवन फोर्थ इडियम बन गया। एक और बनता है अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। कोई नट है, उसको क्रैक करना कैसा है? नट कैसा है? हार्ड है, उसको क्रैक करना आसान नहीं है। इट मीन्स कोई डिफिकल्ट टास्क जिसको कंप्लीट करना, जिसको परफॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे ये भी पढ़ते हो आप, कैच 2022, है ना। 22 कैच ले पाना एक प्लेयर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है ना। कट दी गॉर्डियन नॉट, ये भी आप पढ़ते हो, कट दी गॉर्डियन नॉट, ये आपने पढ़ा होगा। नॉट मतलब गांठ होती है एक तरीके की, और गॉर्डियन नॉट है मतलब बहुत डिफिकल्ट गांठ है, जिसको कट कर पाना, जिसको खोल पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इन सभी इडियम्स का इनडायरेक्टली जो मीनिंग है वो है टू डू अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो उनमें से एक बाइट द बुलेट है फर्स्ट इडियम, दूसरा सेकंड टेक द बुल बाय इट हॉर्न्स, थर्ड रेनबो को चेस करना बहुत डिफिकल्ट है, हर कुली का टास्क आसान नहीं होता, हिल को अप करना आसान नहीं है, हाँ, नट जो हार्ड है उसको क्रैक करना बड़ा टफ कठिन है, और 22 कैचेज पकड़ पाना किसी प्लेयर के लिए कैसा है? बहुत डिफिकल्ट है। और एक ये है आपका कौन सा? कट दी गॉर्डियन नॉट, नॉट मतलब आप जानते हो गांठ, है ना। जैसे एक और ईडियम बनता है टाई दी नॉट, ये आपने पढ़ा होगा। टाई दी नॉट का मतलब गांठ कब जुड़ती है, कब जोड़ी जाती है? जब आपकी मैरिज होती है, जब आप बलि के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। चलिए, होप सो ये समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। कह रहा टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये बहुत
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम है, बार-बार रिपीट होता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया है ना? नहीं अदरवाइज़ वैसे ईडियम मैंने ज़्यादा पिक किए हैं, जो फ्रीक्वेंटली आपको बनते हैं, उनको स्किप करने की कोशिश की है ना? जिनमें आपको फंबल हो सकती है, वैसे ईडियम ज़्यादा पिक किए। लाइनों के बीच में पढ़ने का मतलब क्या है? कि जो लिखा नहीं है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना? इसका मतलब है जो इम्प्लाइड मीनिंग है, उसको आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे फिगरेटिव मीनिंग जिसको कहते हो, जिसको आप इम्प्लाइड मीनिंग कहते हो उसके लिए आप बोलते हो रीड बिटवीन द लाइन्स। मीन्स जैसे आप ये पढ़ते हो ना ये एक इडियम मान लो ये लिखता हूँ मैं, गो टू द डॉग्स मान लो ऐसे लिखा है। अब आप इसका हिंदी अर्थ, हिंदी मीनिंग क्या निकालोगे? आप गो मतलब जाना, डॉग्स डॉग्स है ना? तो ये जबकि इसका मतलब होता है टू बी रूइंड। अब ये जो ये लिटरल मीनिंग है अगर आप शाब्दिक अर्थ जैसे ये मान लो मैं ऐसे लिखूँ ब्रिंग टू बुक है ना? अब इसका मीनिंग क्या है? ब्रिंग मतलब लाना, बुक मतलब पुस्तक, लेकिन इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो क्या है? टू पनिश, है ना? ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइनों के बीच में पढ़ने का मतलब है जो हिडन मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। जो शब्द सजेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है ना? उसको बोलते हो रीड बिटवीन द लाइन्स। आगे चलते हैं बैड पैच। बैड से ही आप थोड़ा-सा आइडिया लगा सकते हो। ये एक ऐसा समय है जो बहुत ज़्यादा बुरा है ना? बैड पैच का मतलब बहुत ही बुरा समय, उसको आप बोलते हो बैड पैच, है ना? इसका में इट मीन्स करेक्ट आंसर कौन-सा बनेगा? अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन्स फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो 101 इडियम्स है, इनमें आपको अपना स्कोर भी चेक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके स्कोर लास्ट में आपको बताना है, कि आपका स्कोर क्या रहा। वीडियो को पॉज़ करके खुद से ट्राई करिएगा, आप कितना सही अटेम्प्ट कर पा रहे हो, है ना? तो बैड पैच का मतलब होता है बहुत ही बुरा समय। जैसे आप कहते हो रैनी डेज, रैनी डेज का मतलब क्या होता है कि बहुत मुसीबत वाले दिन जिनको आप कहते हो, वो है रैनी डेज और इसी को बोलते हैं बैड पैच, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेस मतलब वरदान हो जाना, कोई बुरी डिसगाइज मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा था बिल्कुल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है लेकिन उसमें कुछ अच्छा हो जाना, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, है ना? जैसे आपने कहा एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैड गुड रिजल्ट। वैसे तो अब अनफॉर्च्यून सिचुएशन थी लेकिन फाइनली वो कैसा साबित हुआ? वो एक अच्छी सिचुएशन साबित हुई, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि पिछली बार पीवीकेएस पंजाब किंग्स ने क्या किया था? शशांक सिंह को ऑक्शन में लिया। लेकिन इनने कहा कि भाई ये वो सुशांत सिंह नहीं है जिनको हम लेना चाह रहे थे। गलती से बाई हो गए, ऑक्शन में उनको ले लिया। लेकिन भाई वो जो प्लेयर था क्या प्लेयर निकला, है ना? तो वो उनके लिए क्या हो गया, वो बेसिकली लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ साबित हुआ, है ना? तो होप सो समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अगला है आपका पुल अ लॉन्ग फिश। ये है पुल अ लॉन्ग फिश, है ना? इससे रिलेटेड इडियम, पहले पुल अ लॉन्ग फिश का मीनिंग, जैसे कहते हैं ना कि भाई चेहरा लंबा करके क्यों बैठे हो? Rasi pulled a long face since her husband had not bought her a diamond necklace on their anniversary। भाई घर-घर की यही कहानी, है ना? कि एनिवर्सरी पर, है ना? प्रीतम प्यारे ने डिमांड की किसकी? नेकलेस की, डायमंड नेकलेस की और नहीं ला करके दिया हस्बैंड ने। तो उन्होंने क्या किया भाई ये पुल अ लॉन्ग फेस इसका मतलब लुक सैडेंड, अनहैप्पी वाली बात, ठीक है? अब इससे रिलेटेड इडियम देखो ज़रा, डाउन इन द माउथ, ये आप कहते हो डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ जैसे कहते हैं ना चेहरा क्यों डाउन करके बैठे हो? इट मीन्स यू आर लुकिंग अनहैप्पी। जैसे एक और इडियम आप कहते हो चेंज कलर्स। चेंज कलर्स का मतलब क्या होता है? लुकिंग अनहैप्पी। चेहरे का कलर बदला हुआ है, आप ऐसे बोलते हो। और तीसरा इडियम ये है पुल अ लॉन्ग फिश। पुल अ लॉन्ग फिश का मतलब भी क्या होता है? दुखी दिखाई पड़ना, है ना? तो ये 3 इडियम बेसिकली यहाँ से याद रखने हैं। तीनों को लर्न करने की टेक्निक भी मैंने बता दी। माउथ कैसा है? डाउन है। आपने कहा चेहरे के कलर बदले हुए हैं। लॉन्ग फेस लंबा चेहरा करके क्यों बैठे हो? है ना? ये आप कहते हो। इन द डोल ड्रम्स एक वैसे ये भी इडियम में है आपका। इन द डोल ड्रम्स इसका मतलब क्या होता है? डोल ड्रम्स इसका मतलब भी सेम वही डिप्रेस होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। आप ये कहते हो एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा कैसा है? डिप्रेस्ड है।
जैसे एक और ईडियम बनता है आउट ऑफ स्पिरिट्स, ये आता है आउट ऑफ स्पिरिट्स, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, आउट ऑफ स्पिरिट्स। स्पिरिट मतलब एनर्जी, एनर्जी आउट ऑफ है, एनर्जी है ही नहीं। इसका मतलब कोई पर्सन कैसा है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पर टोटल कितने ईडियम हो गए? डाउन इन द माउथ फर्स्ट हो गया, चेंज कलर सेकंड हो गया, पुल अ लॉन्ग फेस थर्ड हो गया, आउट ऑफ स्पिरिट ये फोर हो गया, इसका मतलब भी दुखी, और इन द डोल्ड ड्रम्स ये आपका पांचवा ईडियम है। तो टोटल 5 ईडीएम है जिनका मीनिंग यहाँ पर सेम है। एक और ये देखिए एक बनता है आपका इन हाई स्पिरिट, स्पिरिट से एक और ईडीएम बन जाता है इन हाई स्पिरिट। इसका मतलब क्या होता है? इन हाई स्पिरिट का मीनिंग होता है एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे ये वाला टर्म यहाँ पर बनेगा, या आप कह सकते हो कि टू बी वेरी हैप्पी, है ना? और इसी को बोलते हो ऑन क्लाउड 9। एक और ईडियम यहाँ पर बनता है वो है ऑन क्लाउड 9। और ये सारे ईडियम मैंने पीछे आपको जब ईडियम से स्टार्ट किया था फॉर सीरीज, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से ईडियम्स आपको कवर कराए, है ना? एनीवे फिलहाल यहाँ पर हमें करना है जंप द गन। अगला ईडियम है जंप द गन, है ना? मीनिंग क्या है? स्टार्ट ऑल ओवर अगेन यूजिंग अ गन फॉर स्पोर्ट्स टू स्टॉप अ प्रोसेस टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, है ना? जंप द गन, अब एक सिनेरियो में आपको इमेजिन करा रहा हूँ जिससे इसका आंसर बड़े आसानी से पिक कर पाओगे आप। जैसे कोई व्यक्ति हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में गया हुआ है, और अचानक उसको क्या होता है कि सामने यहाँ पर क्या होता है कि एक लायन दिखाई पड़ता है, या कोई भी उसका जो शिकार है वो दिखाई पड़ता है ना? वो तुरंत क्या करता है? अपनी गन की तरफ मूव करता है बड़ी तेजी के साथ। तुरंत क्या करता है? वो अपनी गन की तरफ बड़ी तेजी से मूव करता है। इसका मतलब है टू डू, टू स्विंग एंड टू क्विकली, बहुत तेजी के साथ वो क्या करता है? अपनी गन की तरफ मूव करता है। होप सो समझ में आ गई होगी बात। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया जंप द गन। वैसे एक और बनता है जंप टू द बैंड वैगन, ये हालाँकि आगे मिलेगा देखो। जंप टू द बैंड वैगन, अ, बैंड वैगन, ये स्पेलिंग थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकती है। अभी फ़िलहाल ये इडियम आगे है, तो मैं अभी रेक्टिफ़ाई करा दूँगा वापस आकर के, है ना? लेकिन आप भाई होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा-सा पेशेंस रख कर के करना, कि आप तुरंत पहुँचते हो कहाँ पर? दौड़ते, भागते, बिल्कुल इतनी भयंकर स्प्रिंट लगाते हो कमेंट सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है? एनीवे फिलहाल इसका मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं, उनको फ़ॉलो करना, ये होता है जंप टू द बैंड वैगन, है ना? बैंड वैगन का मतलब है कोई भी, बैंड वैगन का मतलब है कोई भी, जैसे आप कहते हो ना कि भाई बैंड को बैंड से याद रखो, बैंड वैगन का मतलब जो चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में है, उनको लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, है ना? उसको बोलते हैं जंप टू द बैंड वैगन, ये आगे मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जंप द गन का मतलब सिंपली टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, किसी काम को बहुत तेजी से करने की कोशिश। जैसे एक और ईडियम यहाँ पर पढ़ते हैं इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब क्या होता है? वेरी सून, है ना? बहुत जल्दी। आगे चलते हैं स्ट्रेट शूटर, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम, सारे के सारे जो दोस्त हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं, क्यों? बिकॉज ही वाज अ स्ट्रेट शूटर, क्योंकि वो एक स्ट्रेट शूटर है, एक्सीलेंट शूटर है, कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन है, माइजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल है, थारोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्ट्रेट शूटर का मतलब सीधी बात करने वाला, है ना? घुमा फिरा करके बात नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करने वाला है। ऑप्शन नंबर होगा दैट विल बी फोर्थ। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जब आप ऑप्शंस वाले ईडियम सॉल्व किया करो तो वहाँ पर ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखा करो। जैसे यहाँ शूटर दिया गया है, तो एक ऑप्शन तो ये जो है ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यूजुअली जो इडियम्स की वर्डिंग होती है वो ऑप्शन में वो वर्डिंग नहीं होती, होनी चाहिए, है ना? ये ऐसा देखने को मिलता है, तो मोस्टली अगर आप कभी फँस जाएँ, तो उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। क्लियर हो गया? जैसे एक और इडियम मैं आपको बताता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा कॉल आई स्पीड, ये आपने पढ़ा होगा। इस इट मीन्स भी, इसका भी मीनिंग सेम ही होता है क्या? कि सीधी-सीधी बात करना, घुमा-फिरा करके बातें ना करना, है ना? कट टू चेस, जैसे ये भी अभी आप पढ़ोगे आप, कट टू चेस, ये भी आज के सेगमेंट में है शायद, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। इजी डज़ इट, इजी डज़ इट, तो ये तो आसान है बता पाना। यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली, यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग वायलेंटली, यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग हरीडली। अच्छा एक बात बताओ, इजी डज इट, आराम से करो, काम को आराम से। आराम से मतलब
धीरे धीरे और केयरफुली। यही से ईडीएम से आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो। बाकी वो ईडीएम जिनका मतलब होता है बहुत ही आसान कार्य, जैसे आप कहते हो अ पीस ऑफ केक, अ केक वॉक, है ना? चाइल्ड्स प्ले, इनका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी ईज़ी। ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट, हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, है ना? हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब यहाँ पर जानना चाह रहा है आपसे कि फिश टू फ्राई का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर आपसे जानना चाह रहा है कि फिश टू फ्राई का मीनिंग क्या होता है? हैव समथिंग, इसका मीनिंग मैं पहले लिख देता हूँ। हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू। हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू। इम्पोर्टेंट टू डू, काम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करने के लिए। वैसे फिश से कई सारे इडियम बनते हैं। पहले तो इसका आंसर कर लो, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी देखो, एक बनता है आपका पहला, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल, मछली को पानी के बाहर निकाल दोगे, अनकंफर्टेबल फील फील करेगी। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, सेकंड, फिश इन ट्रबल्ड वाटर टू गेन एडवांटेज व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल, सेकंड। एक और ये बनता है किवियर फिश। किवियर फिश का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र टाइप का है। अब आप कहते हो, एक ये हो गया बिगर फिश फ्राई, टू हैव बिगर फिश फ्राई, एक तो ये बन गया आपका। और एक और बनता है ड्रिंक लाइक फिश, ये भी आपने पढ़ा होगा। ड्रिंक लाइक फिश का मतलब क्या होता है? वन हु वन हु इज हैबिचुअली ड्रंकार्ड, जो बहुत ज़्यादा पीने वाला है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो। बाकी यहाँ पर ध्यान देना, एक दो वन वर्ड भी यूज करते हो। एंजलर, मछुआरा, मछुआरा जो मछलियाँ पकड़ने वाला है। फिश मोंजर, फिश मोंजर होता है जो मछलियों की डीलिंग करने वाला है ना? फिश मोंजर। एक और यूज करते हो आप, कौन सा? पिस्सीवोरस, यू रिमेंबर? पिस्सीवोरस, पिस्सीवोरस का मतलब होता है जो मछली खाने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आगे चलते हैं। लेट द डस्ट सेटल, डस्ट को सेटल होने दो, है ना? तो इसका मतलब डस्ट को सेटल होने का मतलब क्या है? जो धूल है, धूल का मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आई मीन जो अनसर्टेनिटी है, उसको क्लियर होने दो। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। मेक यूज ऑफ सिचुएशन, वेट फॉर द अदर persons to make a move, to make a space tidy, to wait a situation to become clear or certain। यहाँ पर डस्ट को सेटल होने का मतलब है कि चीज़ों को और क्लियर और सर्टेन होने दो, ताकि पता चल पाए कि जैसे आप कहते हैं ना कि कई बार जो कोई केस है ना? तो उसमें थोड़ा-सा और क्लैरिटी आने की ज़रूरत है ना? उसको आप बोलते हो। बाकी यहाँ पर याद कर सकते हो, लिक द डस्ट, एक ही इडियम बनता है। लिक द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड। जैसे एक और इडियम बनता है, मीट वंस वाटरलू। मीट वंस वाटरलू मीन्स होता है फाइनल डिफीट। मीट वंस वाटरलू, है ना? इससे रिलेटेड है, याद कर सकते हो। कई कई बार बाइट द डस्ट भी लिख देता है। बाइट द डस्ट, लिक द डस्ट या बाइट द डस्ट, दोनों का मीनिंग सेम है। टू बी डिफीटेड, हार जाना। और लेट द डस्ट सेटल, इसका मतलब है चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर होने दो। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, है ना? यहाँ से शुरुआत की थी। स्टार्ट आर क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जहाँ से शुरुआत की थी, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, उसके लिए ये टर्म आप यूज करते हो। जैसे इससे रिलेटेड एक और ईडियम बनता है, बैक टू द स्क्वायर वन, जहाँ से शुरुआत की थी। ये एक और ईडियम बनता है, बैक टू द स्क्वायर वन, है ना? इनिशियल स्टेज में पहुंच जाना, जहाँ से शुरुआत की थी, है ना? ये दो ईडियम सेम है। एक ये है फ्रॉम द स्क्रैच, जहाँ पर स्क्रैच लगाया था, जहाँ से चालू किया था, वापस वहीं से शुरू करना। बैक टू द स्क्वायर वन, बिल्कुल सेम वही कहानी है। तो ये दोनों ईडियम क्या है मेरे भाई? सेम है। नेक्स्ट, अगले वाले पे आता है, कह रहा आई थॉट साधना ऑलवेज, साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, है ना? जब भी मैं मुसीबत में फंस गया, शी टर्न आउट टू बी, तो हार्ड नट टू क्रैक, वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। ओपन सीक्रेट आप जानते हो, फेयर वेदर फ्रेंड होता है जो सुख के साथी होते हैं, दुख के समय साथ छोड़ देते हैं। वाइट एलिफेंट वेरी कॉस्टली बट लिटिल यूजफुल, है ना? तो ये तो आने से रहा, वाइट एलिफेंट। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब सुख के साथी, इन्हीं को बोलते हो समर फ्रेंड्स। समर फ्रेंड्स जो दुख के समय साथ छोड़ देने वाले, है ना? तो आंसर तो यही होगा, फेयर वेदर फ्रेंड्स, है ना? ये वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये दोनों ईडियम हो गए सेम। अच्छा, दो ईडियम और बनते हैं, एक बनता है अल्टर ईगो।
अल्टर ईगो या फिर बूजम फ्रेंड, ये आप कहते हो। बूजम फ्रेंड का मतलब कैसा होता है? बहुत ही सच्चे दोस्त, है ना? जैसे एक और इडियम यूज़ करते हो, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है सर? जो 2 लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेटेड हैं, उनके लिए इडियम यूज़ करते हो हैंड इन ग्लव। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फेयर वेदर फ्रेंड। तो जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ, तो वो मेरा साथ छोड़ देती है। आगे चलता है। इंस्टेड ऑफ कन्फ्यूजिंग अदर्स लेट अस कॉल अ स्पेड, ये भी हमने बात की थी। सीधी-सीधी बात करना, घुमा-फिरा करके बात ना करना। यहाँ पर आएगा स्पीक ट्रुथफुली, स्पीक फ्रैंकली, है ना? ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट। कह रहा है वूल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अच्छा, वुल्फ से 2 इडियम बनते हैं। एक ये बनता है टू क्राई वुल्फ। तो क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स अलार्म, टू गिव अ फॉल्स अलार्म, झूठी सूचना देना जिसको आप कहते हो। गिव अ फॉल्स अलार्म, है ना? तो वो होता है और दूसरा ये होता है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। जैसे वो भेड़िया आया, वो स्टोरी आपने सुनी होगी, है ना? हर बार गाँव वालों को मूर्ख बनाता है कि भेड़िया आ गया, है ना? ठीक है? तो वो है क्राई वूल्फ, बार-बार चिल्लाता है कि भेड़िया आ गया, मतलब वो फ़ॉल्स अलार्म दे रहा है। और कहते हैं कि हमेशा अगर आप स्टार्वेशन से बचना चाहते हैं, तो हमेशा वुल्फ को अपने दरवाजे से दूर रखो, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब अवॉइड स्टार्वेशन, भुखमरी से दूर रहना। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है पैसे बचा करके काम करना, है ना? तो डू समथिंग, कोई काम करना इन एन एक्सपेंसिव एंड ईज़ी वे, है ना? तो यहाँ पर एक ही आंसर बनेगा, कंप्लीट अवर का आप जानते हो, ये बाकी तो बनेंगे नहीं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब है मीन पर्सन, बैड हैबिट, फेथफुल डॉग, वन हू डज सेम थिंग इन द सेम वे। तो क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब है कि कह रहा है कोई व्यक्ति जो सेम थिंग को सेम तरीके से ही करता है, मतलब एक समान रूप से काम करने वाला। क्रिएचर ऑफ हैबिट जिसकी हैबिट पड़ चुकी है ना? किसी काम को करने के एक सेम पैटर्न पर, है ना? ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की अपनी मदर को बचाने, बट दे वर अनसक्सेसफुल। अब ये जो वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर, ये फेस द म्यूजिक, थ्रू द लाइन, मूव हेवन एंड अर्थ, रैन लाइक क्लॉक वर्क। अब देखो जरा, पहले तो फेस द म्यूजिक समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इसका मतलब होता है किसी भी बुरी चीज का, जो भी आप बुरा करोगे उसका आपको, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने, ये मीनिंग है फेस द म्यूजिक। उसके लिए जो स्कोल्डिंग है, जो क्रिटिसिज्म है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंट में मैं एक वो देख रहा था, बड़ी प्यारी सी बात बताई वो, कौन से जर्नलिस्ट है, सुधीर चौधरी का था शायद, हाँ। तो उसमें वो बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई, अ, वो मैं भी उस समय मैंने फेस किया, तो मुझे समझ आई उनकी बात बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा कि यू यू शुड बी थिक स्किन्ड पर्सन। आपको बनना पड़ता है, मजबूरी में बनना पड़ता है। अगर आप थिक स्किन्ड पर्सन नहीं हो, तो आप बहुत सेंसिटिव होगे पॉइंट को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, है ना? तो उन्होंने कहा कुछ भी अगर आप बुरा करोगे, छोटा-सा भी, ये सोशल मीडिया जो है, ये आपको किसी भी तरीके से बख्शने वाला नहीं है। तो आपको बहुत सारे उल्टे-सीधे उसमें स्कोल्डिंग होगी, रिप्रिमांड होगी, है ना? तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे, है ना? जैसे ही छोटी-सी गलती कर दोगे आप। तो ये मीनिंग होता है फेस द म्यूजिक का मतलब टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग या बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, है ना? ड्रिव द लाइन का मतलब होता है टू सेट अ लिमिट, का मीनिंग होता है सेट अ लिमिट। लाइन ड्रा करने का मतलब होता है आप लिमिट सेट कर रहे हो, है ना? और एक और बनता है फॉलो द लाइन, ये बनता है आपका फॉलो द लाइन। फॉलो द लाइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टू बी डिसिप्लिन्ड, है ना? किसी चीज़ को बहुत डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो कर रहे हो। मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक कर दी, मतलब हर संभव कोशिश करना, है ना? फाइट टूथ एंड नेल, जैसे एक और इडियम आप पढ़ते हो, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ये आप कहते हो, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, है ना? ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। मूव हेवन एंड अर्थ, जैसे एक और आप कहते हो कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये भी आपने इडियम पढ़ा होगा, लीव नो स्टोन स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी पत्थर बिना अनटर्न किए हुए ना छोड़ना। ये दोनों इडियम आपको यहाँ पर लर्न रखना है। इवन 3, एक तो ये हो गया कौन सा? मूव हेवन एंड अर्थ, दूसरा हो गया
फाइट टूथ एंड नेल, और तीसरा है आपका कौन सा, लीव नो स्टोन, है ना। अगला है रैन लाइक क्लॉक वर्क, और इसको थोड़ा समझते हैं हम। रैन लाइक क्लॉक वर्क का मतलब क्या होता है, समथिंग हैपेंड एग्जैक्टली एज प्लान्ड, है ना। तो मीनिंग क्या है कि क्लॉक वर्क, बादलों ने भी काम कर रखा है बिल्कुल वैसे, कह रहा कोई भी काम जो है वो बिल्कुल प्लानिंग के थ्रू चलना, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स और डिलेज एंड वेरी स्मूथ। जैसे इसी से रैन से आप ये बनाते हो, रैन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश, है ना, यू रिमेंबर। और सेकंड ये है कि रैन लाइक अ क्लॉक वर्क, इट मीन्स होता है जो काम आपने जैसे प्लानिंग किया है सेम वैसे चल रहा है, बिना किसी रिस्ट्रक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, है ना। तो क्लॉक ने वर्क कर रखा है रैन कराने का, और वो बिना डिस्ट्रक्शन के सेम उसी यूजुअल तरीके से बारिश हो रही है। आगे चलते हैं। एट अ लो एब, अच्छा लो का मतलब नेगेटिव होगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर हैप्पी तो नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों नेगेटिव है, डिप्रेस है, या फिर क्रिटिकल है, अनएम्प्लॉय। अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मीनिंग नहीं, क्रिटिकल का कोई नहीं, डिप्रेस दुखी। वैसे इसको भी वहीं पर आप यूज कर सकते हो जहाँ पर आपने लिखा था आउट ऑफ स्पिरिट्स, रिमेंबर अभी पीछे करके आ रहे हो, आउट ऑफ स्पिरिट्स आपने पढ़ा था, बाकी मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे डिफाइन कर दे रहा हूँ। अ डाउन इन द माउथ, पुल अ लॉन्ग फिश, है ना, पुल अ लॉन्ग फिश डाउन इन द माउथ, इन द डोल ड्रम्स, है ना, आउट ऑफ स्पिरिट्स। वहीं पर इसको भी एड करने लायक था, क्या, एट अ लो गिव, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट है विंसी मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट, है ना, कार्ड को चेस्ट से लगा करके रखा है, तो मतलब कोई देख ना ले, इसका मतलब सीक्रेट तरीके से रखा है, तो इसका मतलब केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 19 का डी। आइए सर, पॉइंट क्लियर हो गया, 19 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी। अब ये जैसे एक और इडियम बनता है, स्पिल द बीन्स, यू रिमेंबर। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक्सपोज कर देना, किसी सीक्रेट को एक्सपोज कर देना, जैसे इसका मतलब होता है कीप सीक्रेट, सीक्रेट बना करके रखना। जैसे स्पिल द बीन्स का मतलब होता है एक्सपोज द सीक्रेट्स, है ना। जैसे एक और इडियम बनता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग, इट मीन्स भी क्या करना, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना, इसका मतलब है चीज़ों को एक्सपोज कर देना, है ना। जैसे एक और इडियम बनता है, गिव द गेम अवे, ये भी आपने शायद सुना होगा, गिव द गेम अवे, इट मीन्स भी सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट। तीन इडियम सेम है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और तीनों का मीनिंग सेम है, और ये जस्ट अपोजिट है उनका, है ना। किसी चीज़ को सीक्रेट रखना वो है कीप हर कार्ड्स, या कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू दी हार्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑन द बॉल, अगला जो ईडीएम है वो है ऑन द बॉल, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अनअवेयर नहीं होता, अवेयर ऑफ होता है, और एनी चेंजेज, एनी चेंजेज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डेवलपमेंट्स, बट सो टू रिएक्ट टू देम, बट स्लो टू रिएक्ट टू देम, बट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, बट डूइंग नथिंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑन द बॉल। जैसे बॉल मूव कर रही है, सेम उसी तरीके से, जैसे जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, जैसे बॉल मूव करती जा रही, मूव करती जा रही, ऐसे आप भी उसी समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलो, ये कहना चाह रहा है। मीन्स क्या है, जैसे चेंजेज हो रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना, है ना। जैसे एक और इसी से रिलेटेड एक ईडियम की अगर हम बात करें, तो ये ईडियम बनता है, कीप योर फिंगर ऑन द पल्स, यहाँ पर लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कीप योर फिंगर, कीप योर फिंगर ऑन द पल्स, ऑन द पल्स। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहा है उसके साथ साथ चल रहा है, उनसे अवेयर होना। ये दो ईडियम सेम हो गए, ऑन द बॉल, और दूसरा हो गया सर कौन सा, कीप योर फिंगर ऑन द पल्स। नाउ अप टू अनदर वन, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अच्छा, कोल्ड वर्ड जहाँ पर भी आएगा वो नेगेटिव मीनिंग देगा। जैसे आपने कहा कोल्ड रिसेप्शन, एक ईडियम ये है। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब कैसा हो गया कि बहुत ही अनफ्रेंडली भी है, रूखा व्यवहार कर रहे हो, है ना, वो होता है कोल्ड रिसेप्शन, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्नोर्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, तो मतलब किसी को इग्नोर करना, ठीक है, ओके। जैसे वो आप कहते हो ये वाला ईडियम, आप ये कहते हो जस्ट
ईयर से बनता है आपका, ईयर से बनता है, आई से बनता है। टर्न अ डीफ ईयर, ये आपने पढ़ा होगा। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, है ना? अनदेखा करना, अनसुना करना। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा करना। तो ये 2 इडियम बनते हैं, दोनों का मीनिंग आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पर सही काम करना, है ना? या फिर इसको आप ये कहोगे, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। बिल्कुल ठीक-ठीक चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया और उनका एक्सप्लेनेशन दी, है ना? हिट द नेल ऑन द हेड। आगे चलते हैं। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, हेल्पलेसली डेज़र्ट कर देना। ये मीनिंग हो जाएगा किसका? हाई एंड ड्राई का। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? हेल्पलेस, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है गिव्स यू लेमन एंड लैमनेट। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो। आनंद स्पेशली बिलीव करता है इस सिद्धांत पर कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक लैमनेट। अब देखो डिस्कस करते हैं इसमें। कह रहा है अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वाले पे, नरिश हेल्थ, एंजॉय द मोस्ट व्हेन द सीजन इज फेवरेबल, मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी फोर्थ। कह रहा है गिव्स यू लेमन्स, मेक लेमनेट। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ। बाकी एक और आता है, बाय अ लेमन। ये शायद आपने पढ़ा हो। बाय अ लेमन का मतलब क्या होता है? बाय अ लेमन का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, मान लो सपोज़ दैट कोई व्हीकल खरीदा और वो व्हीकल कैसा है? बहुत ही चीप है, बहुत ही ज़्यादा डेटेरियोरेटेड कंडीशन में है ना? बहुत ही खराब सिचुएशन में। उसी को बोलते हैं बाय अ लेमन। ऐसी चीज़ आपने खरीद ली जो बहुत ही, जिसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है ना? कोई व्हीकल जैसे आपने परचेज़ किया और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, उसको बोलते हैं बाय अ लेमन। तो दो याद रखना लेमन से, गिव यू लेमन्स, मेक लेमनेड। जब परिस्थितियाँ बुरी हैं तो उनमें सबसे बेस्ट निकालने की अपना कोशिश। बाय अ लेमन एक और ये कह रहा आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग। बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज। अब ये व्यक्ति है डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना? कि इसको क्या करना है? ये जॉब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब अप इन द आर्म्स का मतलब होता है एंग्री हो जाना, प्रोटेस्ट में। लेफ्ट आउट इन द कोड मतलब इग्नोर्ड, अभी पढ़ करके आओ। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है ऐसा बनाने की कोशिश करना। ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट एबल टू डिसाइड, जब आप डिसीजन ले पाने में असमर्थ, है ना? जैसे आपके दो मित्रों के बीच में फाइट हो रही है और आप फेंस में बैठे हुए हो, आप कंफ्यूज हो कि भाई ये साइड लूँ या ये साइड लूँ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अप इन द आर्म्स एक ईडियम है, इसका मीनिंग है टू बी वेरी एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली अबाउट सम। हिट द रूफ का मतलब ये होता है एंग्री हो जाना। 26 में अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, हिट द रूफ, गेट एंग्री। और एक और अभी आप पढ़ करके आए हो, अप अप इन द आर्म्स। अप द आर्म्स था या अप इन द आर्म्स था? पर देख लो, अप इन आर्म्स था, वाला इडियम था अप इन आर्म्स। दोनों का मतलब क्या होता है? गेट एंग्री, याद रखिए। नेक्स्ट, अ बिटर पिल। पिल है वो भी कैसी है? बिटर है। बिटर का मतलब तो जानते हो आप, कड़वा। इसका मतलब ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में आएगा, ध्यान देना। फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, टॉकिंग नॉनसेंस, आर्गुइंग अननेसेसरली, गेटिंग फ्यूरियस। और यहाँ पर जानते हो आप, बिटर मतलब बहुत ही बेकार सिचुएशन है, मतलब बहुत डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, बहुत ही सैड सिचुएशन। नेक्स्ट, आफ्टर months of dedication and effort, I finally completed the marathon. I can really for this accomplishment. Eat like a horse का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाने। जैसे आपने अभी पढ़ा था, ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब बहुत ज़्यादा हैबिचुअली ड्रिंकिंग करने वाला। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला। और एक और बनता है आयरन स्टमक। आयरन स्टमक का मतलब होता है जो सब कुछ हजम कर जाता है, कुछ भी खा लेता है वो। वन हु ईट्स एवरीथिंग। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है जिसके
एटीट्यूड में बहुत तेजी से चेंजेज आ रहे हैं, उसको आप बोलते हो पैट माई सेल्फ ऑन दी बैक। पैट माई सेल्फ ऑन दी बैक, यहाँ पर करेक्ट आंसर यही होगा। पीठ थपथपाना आप कहते हो ना, पैट करना मतलब थपथपाना, ऑन द बैक, है ना? कह रहा है आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन। ने मैराथन कंप्लीट किया। आई रियली फॉर दिस अकॉम्प्लिशमेंट, इस अकॉम्प्लिशमेंट के लिए मैंने खुद को शाबाशी दी। और एक जो इडियम है अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, इसको समझना पड़ेगा। मीन्स टू बी डिफिकल्ट और awkward सिचुएशन, है ना? इसका मतलब कैसी बहुत ही डिफिकल्ट या awkward सिचुएशन when there is no easy way out, when you lack the resources to help yourself, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, बहुत ही सिचुएशन कैसे बहुत डिफिकल्ट है जहाँ से निकलना मुश्किल। और पैट माई सेल्फ ऑन द बैक का मतलब होता है पैट, मीनिंग क्या होता है कि खुद को बधाई देना। आगे चलते हैं। नो बडी इज फूल, नो बडी इज फूल। अब इसको ऐसे लर्न करना, देखो ध्यान देना। जैसे वैसे फूलिस के लिए कई सारे इडियम बनते हैं। एज डैप्ट एज अ ब्रश, क्या आपने पढ़ा होगा, एज डैप्ट एज अ ब्रश का मतलब कैसा होता है, फूलिश पर्सन। बर्ड ब्रेन्ड, क्या आपने पढ़ा है, बर्ड ब्रेन्ड, कहते हो पक्षियों में ब्रेन नहीं होता, मतलब फूलिश, है ना? ब्रश के तरीके डैप्ट होना, सख्त होना, किसी का माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप कहते हो बहुत ज़्यादा फूलिश पर्सन है। बर्ड ब्रेन्ड आप ये बोलते हो। आप कहते हो फूल्स पैराडाइस, ये भी आप पढ़ते हो एक इडियम, फूल्स पैराडाइस, फूल्स पैराडाइस। निग नॉग भी आपने अगर सुना हो, निग नॉग फूलिश पर्सन। गॉड्स एप, ये आपने पढ़ा हो, का मतलब भी फूलिश पर्सन। तो नोबडी इज फूल, कोई व्यक्ति उसको फूल नहीं बना सकता, मतलब आसानी से धोखा नहीं दे सकता, है ना? नेक्स्ट, विशिंग यू लक टू डू वेल। और ये डाउन इन द डम्प्स, वैसे ये इसका मतलब भी अनहैप्पी होना होता है। डाउन इन द डम्प्स, जैसे डाउन इन द माउथ आपने पढ़ा था, वैसे डाउन इन द डम्प्स का मतलब लुक अनहैप्पी। ब्रेक अ लेग इसके लिए करेक्ट आंसर है। मीनिंग क्या है कि विश लक टू डू वेल, है ना? अच्छा करने के लिए क्या करना, बधाई करना, बधाई देना मतलब विश करना। तो यहाँ पर ब्रेक का लेग करेक्ट आंसर होगा। बाकी इन दोनों को आप समझ लीजिए। हाई हाई फाइव और हैंड्स डाउन। हाई फाइव का मतलब क्या होता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, मान लो आप बैठ करके और आप दोनों दोस्त बैठ करके मैच देख रहे हो। अब आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत खुश हो जाते हो अचानक से। आप क्या करते हो, अपनी अपनी हथेली और उसकी हथेली मारते हो आप। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के किसी सिचुएशन को सेलिब्रेट कर रहे हो। ये होता है हाई फाइव। और हैंड्स डाउन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है, मीन्स इजिली एफर्टलेसली विदाउट अ डाउट, है ना, बिना प्रयास के, और या फिर बिना संदेह। और जबकि इसका मीनिंग देख लो, अ जेस्चर इन व्हिच यू क्लैप द पाम ऑफ योर हैंड अगेंस्ट द पाम ऑफ समवन्स हिज हैंड। आप अपने पाम पर दूसरे के पाम को स्ट्राइक करते हो, है ना, इन द एयर यूजुअली टू शो दैट यू आर हैप्पी अबाउट अ विक्ट्री आर अकॉम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है स्टील फ्रॉम अ शॉप। स्टील फ्रॉम अ शॉप का मतलब होता है 5 फिंगर डिस्काउंट, है ना? शॉप से चोरी कर लेना, इसके लिए इस इस इडियम का मीनिंग है 5 फिंगर डिस्काउंट। ग्रीन थंब बागवानी में कुशल। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बहुत ही अच्छा अवसर है। ब्लैक शिप का मतलब होता है धूर्त पर्सन, रोग टाइप का, है ना, बहुत ही धूर्त टाइप का पर्सन। जैसे घर में सारे मेंबर बढ़िया हैं, ठीक है, मान लो आपकी फैमिली में हम दो, हमारे 5 वाला कॉन्सेप्ट है, और आप कहते हैं भाई ये चारों तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक ये पता नहीं किस घड़ी में नालायक जन्म ले लिया है, तो इसने पूरे फैमिली को बदनाम करा है। ये आप ही के बारे में बात हो रही है, आप ज़्यादा खुश ना, है ना? तो इसको बोलते हैं ब्लैक शीप, धूर्त व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति। आगे चलते हैं। टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऐसे आइस से कई सारे इडियम बनते हैं। जैसे मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे आता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, है ना? दूसरा आप कहते हो कट नो आइस, हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना, ये दूसरा इडियम है। तीसरा होता है वॉक ऑन थिन आइस। वॉक ऑन थिन आइस मीन्स होता है बिकम डेंजरस। और आइसिंग ऑन द केक एक और इडियम बनता है, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, ये आप कहते हो। तो ये टोटल 4 इडियम है जो आपको याद रखने हैं। और एक और ये भी लर्न रखना है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करोगे तो स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम
दैट टोटल साइज विच इज रियली मच ग्रेटर। देखने में छोटी लग रही समस्या, लेकिन वास्तव में वो प्रॉब्लम कैसी है, बहुत बड़ी है ना? तो इसको बोलते हो आप क्या? इसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आइस से जो टोटल ईडियम आपको लर्न हुए वो कितने? देखो, पहला हो गया ब्रेक द आइस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कट नो आइस, हैव नो इफेक्ट, वॉक ऑन थिन आइस, बिकम डेंजरस, और आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, और टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके लिए एक्सप्लेनेशन पूरा, स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट टोटल साइजेज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। आगे चलते हैं। कुक्ड यूज गूज, मतलब किसी के प्लान को खराब कर देना, रुइन कर देना, है ना? कुक्ड समवन्स गूज, किसी ने प्लान बनाया था कि वो गूज को कुक करके खाएगा। आपने क्या किया? आपने खुद कुक कर लिया पहले। इसका मतलब उसका पूरा प्लान जो है वो स्पॉइल हो गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन-सा होगा? ये डिसरप्ट और रूइन समथिंग फॉर समवन। इंटरफेयर विथ डिसरप्ट और रूइन समथिंग फॉर समवन। ऑप्शन नंबर डी। होप सो क्लियर हो गया होगा। हियर अ हैंग का मतलब क्या होता है? कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना? हियर अ हैंग मीन्स डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट। 34 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? दैट विल बी डी। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। कह रहा है पेनेलोप वेब। पेनेलोप वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल। वेब वेब मतलब जानते हो ना? जाला होता है ना? तो वो हमेशा हमेशा बनाती रहती है, हमेशा वो काम चलता रहता है। नेवर एंडिंग टास्क है, एंडलेस टास्क। ऑप्शन नंबर डी। तो पेनेलोप वेब को याद रखना, इसका मतलब है एक ऐसा टास्क जो कभी खत्म नहीं होता। आगे चलते हैं। लाइक टू पीज इन अ पॉट, है ना? ये एक कली आपने मटर की ले ली और उसमें 2 पॉड हैं, 2 दाने हैं, है ना? 2 पियर्स हैं। एक पॉड में 2 पियर्स हैं और दोनों सेम टाइप के हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर, है ना? जैसे ये आप पढ़ते हो डेड रिंजर, अगर आपको याद आ रहा हो। डेड रिंजर का मतलब होता है 2 चीज़ें जो सेम ही रिजेंबल हो रही हैं। रिजेंबल सिमिलरली आप ये कहते हो, उसको बोलते हैं डेड रिंजर, है ना? जैसे आप ये कहते हो, एक और इडियम पढ़ते हो आप कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रिमेंबर? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक इसका मतलब क्या होता है? बच्चा जो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई पड़ रहा है ना? उसको बोलते हो आप। ये 3 इडियम हो गए यहाँ पर। एक ये हो गया लाइक टू पीज इन अ पॉट, दूसरा डेड रिंजर, और तीसरा हो गया चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। अब स्टिकी पैच है तो मतलब कैसा होगा? अच्छा पैच या बुरा पैच, ये आपको समझना है। पर स्टिकी पैच का मतलब कैसा हो गया? एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड ऑफ लाइफ, टेस्ट समथिंग अन वॉक ऑन, और ये। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 37 में, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टिकी पैच, है ना? इसका मतलब बहुत ही बैड पीरियड ऑफ लाइफ, है ना? उसके लिए यूज करते हैं स्टिकी पैच। आगे चलते हैं। कह रहा आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, है ना? फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, सिचुएशन जो पहले से खराब है और खराब हो रही है। थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, चीज़ें लगातार खराब और खराब होती जा रही। 38 में डी के साथ जाओगे आप, है ना? इसको लर्न करने की कोई टेक्निक आप बना सकते हो। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है एक पर्सन जो ऐसा बहुत ही अनवेल फील कर रहा है, अनहेल्दी फील कर रहा है। जैसे आप कहते हो अंडर द वेदर, जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, और जैसे लोग अंडर द वेदर आते हैं, वैसे बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है? तो वेदर के अंडर आ जाते हैं। जैसे मान लो अब, मान लो समर से कोल्ड का सीजन जो है वो चेंज हो रहा है ना? वैसे जैसे वेदर ने अपने अंडर में ले लिया बहुत सारे लोगों को, तो वो बीमार हो जाएँगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आई एम स्टिल रैपिंग माय हेड अराउंड इट, है ना? मीनिंग क्या है? कह रहा है रैपिंग माय हेड अराउंड इट, मीनिंग बनेगा अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा आई एम स्टिल, कह रहा आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ, मैं अभी इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकता। और आगे क्या कह रहा है? आई एम स्टिल रैपिंग माई हेड्स अराउंड इट, अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब मेन जो बात है वो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रही। जैसे आप कहते हो ऑल लैटिन, ऑल ग्रीक टू मी, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऑल लैटिन एंड ग्रीक, ये भी इडियम आप पढ़ते हो। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वॉक अ टिप टाइट रोप, वॉक अ टाइट रोप, टाइट रोप मतलब एक रोप पर आप
क्या कर रहे हो? वॉक कर रहे हो। इट मीन्स ये क्या है? बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। सिंपली अगर डिफाइन करें तो। टाइट रोप पर वॉक करना कैसा है? बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना? आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत केयरफुली काम कर रहे हो। कोई टाइट रोप पर वॉक कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत केयरफुली वॉक कर रहा है। टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कह रहा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एक वैसे आता है डू अ रोरिंग ट्रेड्स, ये आपने पढ़ा होगा। डू अ रोरिंग ट्रेड्स। डू अ रोरिंग ट्रेड्स का मतलब होता है चीज़ों को बहुत तेज़ी से बिकना, बहुत तेज़ी से सेल होना, है ना? जैसे एक ये भी आपने पढ़ा होगा, सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स, चीज़ों को बहुत तेज़ी से सेल हो जाना। तो कह रहा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक व्यक्ति जो चीज़ें तो बहुत सारी कर लेता है लेकिन एक्सपर्ट किसी में भी नहीं है। गुड कम्युनिकेटर, अ पर्सन हू कैन डू मैनी थिंग्स बट इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी। चीज़ें बहुत सारी कर लेता है लेकिन एक्सपर्ट किसी में भी नहीं है, उसको आप कहते हो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है लास्ट एक्शन, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे ये आता है लास्ट स्ट्रा, ये भी आपने पढ़ा होगा। लास्ट होप, है ना? एस इन द होल, एस इन द होल, मीनिंग क्या होगा? एस इन द होल का यहाँ पर बनेगा हिडन एडवांटेज। होल में कोई चीज़ है, एस होल में है, इट मीन्स कोई चीज़ जो हिडन है, सीक्रेट है। जैसे आप ये कहते हो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब कैसा होता है? हिडन पॉलिसी। जैसे आप कहते हो बिहाइंड द डोर्स, या आप कहते हो बिहाइंड द डोर्स। बिहाइंड द डोर्स का मतलब कैसा होता है? जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, दरवाजे के पीछे की बातचीत, इसका मतलब है जो सीक्रेट बातचीत है, उसके बारे में आप बात करो। यहीं पर एक बनता है बिहाइंड द जेल, बिहाइंड द बार्स, सॉरी ये बनता है बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है इन जेल, ये आपका बन जाता है इन जेल, है ना? ये लर्न रखिएगा। गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू स्लीप का मतलब यहाँ पर एक इडियम है, वो है हिट द सैक। एक और बनता है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम हिज जॉब और सर्विस, है ना? इसका मीनिंग होता है डिसमिस कर देना, जॉब से निकाल देना। जैसे इसी को बोलते हैं गेट एन एप्पल, गेट एन एप्पल। जैसे इसी को बोलते हैं गेट द बूट, गेट द बूट। और इन सभी का मीनिंग जो है वो कैसा है? सेम है, किसी को डिसमिस कर देना। जैसे ये आप कहते हो पिंक स्लिप दे देना, पिंक स्लिप इसका मतलब भी क्या होता है? डिसमिस कर देना, है ना? ये वाली बात ध्यान देना। यहाँ पर करेक्ट हिट द सैक का मतलब क्या होता है? गो टू स्लीप। ओके, बाकी तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट सू पिंचेज, अगले वाले इडियम में आता है। ये है कि सू पिंचेज, इसका मतलब होता है कि देखो सी सू वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वेयर द डिफिकल्टी लाइज। अब देखो सिंपली इसको ऐसे याद कर सकते हो, इस सू पिंचेज मतलब सू में कोई कांटा जो पिन कर रहा है आपको, है ना? जो पिंच कर रहा है, तो मतलब कैसा है? डिफिकल्टीज, सिचुएशन ऑफ डिफिकल्टी है ना? नेक्स्ट स्टिक टू वंस गन्स, किसी की गन्स पर स्टिक रहना, इसका मतलब है किसी के साथ फैथफुल रहना। आज के समय में बड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना? टू रिमेन फैथफुल टू, ऑप्शन नंबर, वरना वो सोनम वाला केस आपको समझ में आएगा, है ना? चलो वापस चलते हैं। अभी मैं रिसेंट में एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो सारे बच्चे बैठे हुए थे, है? तो एक लड़की आई, कहा सर मे आई कम इन सर? मैंने कहा बिल्कुल जी, ठीक है। तो उसने मैंने ही पूछा कि नाम क्या है? उसने जैसे नाम बताया सोनम, 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 है ना? ऐसे पूरी क्लास सदमे में आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि ये मतलब इसने ऐसा क्या कह दिया, जो ये कोमा में जाते-जाते बच्चे, है ना? चलो आगे चलते हैं। बेल्स एंड व्हिसल्स, बेल्स एंड व्हिसल्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर एडेड टू प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट में जो फीचर्स ऐड किए गए हैं वो कैसे अट्रैक्टिव हैं लेकिन नेसेसरी नहीं है, उनको बोलते हैं बेल्स एंड व्हिसल्स। बेल्स और व्हिसल्स, नेक्स्ट मीन्स द मैटर एक और इडियम है, इसको ध्यान रखिएगा। मॉडरेट आर रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज टू बी पोलाइट आर अवॉइड गिविंग ऑफेंस। पैरल माई पिच, अगला है, सॉरी, हियर्ड माई पिच,
अच्छा, क्यूवियर क्या होता है? QUEER, ये होता है पंक्ति, है ना? एक लाइन जिसको आप कहते हो। लाइन मतलब यहाँ पर कौन-सा बनेगा? एडवाइस तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है स्टैंडिंग बिसाइड मी। चलो, यहाँ से याद रखना, क्यू से याद रखना, क्यू से केवल याद रखना आप, है ना? क्यूवियर हालाँकि वो विचित्र हो जाएगा, लेकिन क्यू से ही केवल याद रखना है इसको, यहाँ से, तो आपको लर्न रहेगा। अ स्टिंज इन द टेल, अ स्टिंज इन द टेल 51 में चलते हैं। यहाँ पर बनेगा एन अनएक्सपेक्टेड, टिपिकली अनप्लीजेंट और प्रॉब्लमैटिक एंड टू समथिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, डॉग ईट डॉग, जैसे आप कहते हो बहुत भयंकर कंपटीशन है, रूथलेस कंपटीशन है, फियर्स कंपटीशन है, उसके लिए आप ईडियम यूज करते हो डॉग ईट डॉग। एक डॉग दूसरे डॉग को खाने में लगा, इसी को बोलते हो रैट रेस, रिमेंबर? इसी को बोलते हो कट थ्रॉट कंपटीशन, कट थ्रॉट कंपटीशन, गला कट कंपटीशन जिसको कहते हो। तीन ईडियम है, डॉग ईट डॉग, दूसरा है रैट रेस रैट, और तीसरा है आपका कौन सा? कट थ्रॉट कंपटीशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक सेकेंड वेट करेंगे भाई। ये दोनों तीनों ईडीएम आप यहाँ पर लर्न रखेंगे। कौन कौन से? डॉग ईट डॉग, दूसरा कौन सा था? रैट रेस एंड कट थ्रॉट कंपटीशन। अगला है आपका, विद द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइसेस एंड स्टैग्नेट सैलरीज ही इज टेकिंग अ ब्रेक, फीलिंग द पिंच, बीटिंग द रैप, गेटिंग इट ऑफ द चेस्ट। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फीलिंग द पिंच। ही इज फीलिंग द पिंच। कह रहा है विद द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइसेस एंड स्टैग्नेट सैलरीज, मेरा प्राइसेस बढ़ रहा है मार्केट के, लेकिन सैलरी जो है वो रुकी हुई है। इसकी वजह से वो कैसा फील कर रहा है? फीलिंग द पिंच, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड फील। आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक वी वर सो टायर्ड, हम इतना ज़्यादा थक गए थे, वी वर रेडी टू हिट द सैक, है ना? कि सोने के लिए बेड पर चले गए। तो मतलब टू स्लीप होता है ना, अभी दोनों पढ़े थे। गेट द सैक, गेट द सैक मीन्स होता है डिसमिस, और हिट द सैक, हिट द सैक का मीनिंग होता है टू गो टू बेड, है ना? ये वाली बात। तो बाकी क्लियर कर लोगे। फेस द म्यूजिक पढ़ ही चुके हो। इन डीप वाटर का मतलब इन ट्रबल होता है, यू नो वेरी वेल। और ये है फ्रॉम, गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेज। रिचेज का मतलब संपत्ति होता है, और रैक्स मतलब पॉवर्टी वाली कंडीशन, रिचेज मतलब अमीरी। तो पहले क्या है, व्यक्ति बहुत पॉवर्टी से अमीरी की तरफ गया है, ये इसका मीनिंग है। जैसे इसको देख लो, गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेज, गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेज का मतलब हो गया, इसका मतलब है कि गरीबी से, है ना? फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी से किसकी तरफ गया है? रिचनेस की तरफ गया है, ये इसका मीनिंग होगा, है ना? रिचनेस की तरफ गया है, मतलब रिचनेस की तरफ उसने ग्रो किया है। हिट द सैक पता ही, गो टू बेड। माला बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बेट विथ प्रिया। गेट द सैक डिसमिस करना, लुक डाउन अपॉन हेट करना, और हिट बिलो द बेल्ट इलीगल तरीके से कोई काम करना। जैसे रेसलिंग का खास रूल है कि आप कमर के नीचे हिट नहीं कर सकते, बेल्ट के नीचे हिट नहीं कर सकते। फेल आउट मतलब कैरल होता है, फॉल आउट का मतलब कैरल होता है, ये भी याद रखना। यहाँ पर क्या करा? चीटिंग करके उसने क्या किया? शर्त को जीत लिया। इसका मतलब है, करेक्ट आंसर है इलीगल तरीके से उसने जीता, ऑप्शन नंबर थर्ड। अराउंड द क्लॉक मतलब चौबीसों घंटे होता है, मतलब डेज एंड नाइट, ऑप्शन नंबर डी। पुट इन माइंड का मतलब होता है रिमाइंड करना कोई चीज। ब्लोइंग, ब्लोइंग स्मोक, स्मोक मतलब होता है धुआं जिसको आप कहते हो। और वो कैसा होगा? वो चीज़ों को आई मीन क्या कहोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें परप्लेक्सिटी में होंगी, क्लियर नहीं होंगी। अगर स्मोक है चारों तरफ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। स्मोक चारों तरफ ब्लो कर रहा है, इट मीन्स चीज़ें कैसी हैं? परप्लेक्स है, समझ नहीं आ रही। डॉग इन द मैंजर, वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आंसर भी बता दे रहा हूँ, बाकी इसको रिलेट करके आप समझना। डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो
क्या कर रहा है बेसिकली, अगर हम बात करें तो कि वो ना तो एंजॉय कर रहा है और ना ही एंजॉय करने दे रहा है। जैसे ये मैंजर होता है चारागाह, जहाँ पर ये जानवर वगैरह चारा खाते हैं। यहाँ पर डॉग आकर के बैठ गया है और ये बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं अपने खाने को, इनको एंजॉय नहीं करने दे रहा है ना? ये वाली बात। तो एक व्यक्ति जो ना तो एंजॉय कर रहा है ना एंजॉय करने दे रहा है, उसके लिए ईडीएम यूज करते हो, डॉग इन द मैंजर। व्हेन पिग्स फ्लाई, देखो पिग फ्लाई करने लगे, ये इम्पॉसिबल सी चीज है, जस्ट इम्पॉसिबल। व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब होता है जस्ट इम्पॉसिबल। व्हेन पिग्स फ्लाई, दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। टू लुक बैक, और यहाँ पर नेक्स्ट जो इडियम है दैट विल बी टू लुक बैक, और मीनिंग जो बनेगा दैट विल बी, कोई भी चीज जो अनफेवरेबल प्रतीत हो रही है, आपके आपके अनुकूल नहीं है ना, प्रतिकूल है उसको बोलते हो आप। तो सेम अनफेवरेबल। आगे चलते हैं, फील द पिंच, ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा हार्डशिप फील करना, है ना? फील द पिंच का मतलब होता है हार्डशिप फील करना, एक्सपीरियंस हार्डशिप, मुसीबत को फील करना। स्क्वायर पैक्स इन राउंड होल, इसका मतलब होता है जॉब के अकॉर्डिंग नहीं है कोई पर्सन, है ना? स्क्वायर पैक्स इन राउंड होल, है ना? तो यहाँ पर पर्सन हु इज नॉट फिट फॉर जॉब, ऑप्शन नंबर थर्ड। कह रहा प्रेस्ड इनटू सर्विस, और इसका मीनिंग बताना है। आस्किंग फॉर स्पेशल मेंटेनेंस, केयर्ड बाय ओल्ड पीपल, यूज्ड टू टेक समवन टू द हॉस्पिटल, यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, यही करेक्ट आंसर होगा। कह रहा माई ओल्ड कार, मेरी जो ओल्ड कार है, वॉज प्रेस्ड इनटू सर्विस एज एन इमरजेंसी व्हीकल फॉर माई एलिंग ग्रैंड मदर। तो इसको केवल एक ही, प्रेस्ड इनटू सर्विस का मतलब है किसी खास पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। डिग अप डर्ट, और डिग अप डर्ट का मीनिंग क्या होता है? डर्ट का मतलब वैसे गंदगी से होता है। डिग अप डर्ट का मीनिंग क्या है? डिग अप डर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये बनेगा अनकवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समवन। तो अनकवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन, अनकवर करना नेगेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है? मतलब जो भी नेगेटिविटी है उससे धूल हटाना, दैट इज कॉल्ड डिग अप डर्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी नेक्स्ट। कह रहा है सी इज फीलिंग अनवेल टूडे अंडर द वेदर, अभी पढ़ करके आ रहे हो, है ना? बाकी तो नहीं बनेंगे ना ये सारे। चेस रेनबोज मतलब डिफिकल्ट टास्क, है ना? और ये हेड इन द क्लाउड से एक और इडियम बनता है। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब मीनिंग आप क्या कह सकते हो? हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कि एक पर्सन जो कैसा है, एक पर्सन, यहाँ पर हालांकि मीनिंग एग्जैक्टली इसने डिफाइन नहीं किया है, पहले इसको कर लेता है। फेस लाइक थंडर, फेस लाइक थंडर का मतलब होता है एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा कैसा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अभी जैसे इससे रिलेटेड आपने वर्ड पढ़े थे, गुस्से से रिलेटेड आपने वर्ड पढ़े थे, है ना? गेट एंग्री, जैसे आप कर रहे थे, थोड़ा रिकॉल करो कौन से अभी ईडीएम पढ़ करके आए हो जिनका मतलब गेट एंग्री। क्योंकि ईडीएम पढ़ने का एक और मीनिंग ये सबसे अच्छा होता है कि जो सिमिलर टाइप के ईडीएम है उनको आपने क्या कर रखा है, एक साथ समराइज कर रखा है। जैसे मैंने आपको इसी तरीके से ईडीएम कराए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना? जिसमें हम लोगों ने सक्सेस वाले पूरे ईडीएम एक साथ किए थे, सक्सेस वाले एक साथ, अनसक्सेस वाले एक साथ, फिर आपने कहा था डिफिकल्ट टास्क वाले जो हैं वो एक साथ, है ना? ये वाले आप इस तरीके से कर रहे थे आप। एट्स इन द क्लाउड्स मीनिंग इम्प्रैक्टिकल, बेहतर होगा आप यही लिखो इम्प्रैक्टिकल। जो चीज़ कैसी इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है या फिर डे ड्रीमिंग वाली है। जैसे एक और आप पढ़ते हो ना, आइवरी टावर, याद है आपको? या आपने पढ़ा होगा आइवरी टावर, जिनमें सपने देखने जाए, है ना? डे ड्रीमिंग। जैसे ये भी पढ़ते हो बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, या आपने दूसरा इडियम पढ़ा होगा बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, हवाई के लिए बनाना, कॉसल्स इन द एयर, ये एक ईडियम है आपका, बिल्ड कॉसल्स इन द एयर। मिनट फिर से रिकॉल कर दूं मैं, और ये एयर लिखा हुआ है, बिल्ड कॉसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। कॉट इन अ टाइम रैप, कॉट इन अ टाइम रैप, है ना? अब यहाँ पर देखो अनचेंज्ड फ्रॉम टाइम इन पास्ट, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी, कॉट इन अ टाइम रैप। रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट, है ना? तो बिल्कुल भी अनचेंज रहना मतलब बदलना नहीं, है ना? नेक्स्ट, ये कह रहा है हिज कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वाज अ रियल
डैम्प स्कब का मतलब होता है कि आप कहते हो जैसे कोई फुलझड़ी है ना? और उसमें विस्फोट बिल्कुल भी नहीं हुआ, उसको आपने जलाया, आपको उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से विस्फोट होगा, लेकिन डैम्प मतलब गीला हो जाना, स्कब मतलब फुलझड़ी होती है, जो बारूद, जो पटाखा है, उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर करेक्ट ईडियम जो होगा वो डैम्प स्कब होगा। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स वर्किंग नॉन स्टॉप ऑन द प्रोजेक्ट द टीम डिसाइडेड टू एंड गो होम। तो टीम ने क्या डिसाइड किया? कॉल इट अ डे। दिन की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको एंड करने का निर्णय लिया और घर जाने का निर्णय लिया। हिट द बुक्स का मतलब होता है वर्क सीरियसली, है ना? इसका मतलब होता है वर्क सीरियसली। हालाँकि बुक से रिलेटेड कई सारे इडियम हैं। बाय द बुक, अकॉर्डिंग टू लॉ, ओपन बुक, आप कहते हो कि फ्रैंक पर्सन, जैसे आप कहते हो ब्रिंग टू बुक टू पनिश, जैसे आप कहते हो कि बी इन गुड बुक्स ऑफ, बी इन फेवर ऑफ, बी इन बैड बुक्स ऑफ, आउट ऑफ फेवर, है ना? बाकी तो आप कर ही लोगे। सुशांत लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन। लुक्ड ब्लू इन द फेस, इसका मतलब गुड। कह रहा मैराथन के बाद वो कैसा दिखाई पड़ा? गुड, ये तो नहीं बनेगा। हैप्पी नहीं। एग्जॉस्टेड या सैड, इन्हीं दोनों में फंसोगे। करेक्ट आंसर होगा एग्जॉस्टेड। ऑप्शन नंबर होगा दैट विल बी सेकंड। आगे चलते हैं। गेटिंग अ सडन प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट इन माय करंट प्रोफाइल वाज लाइक। कह रहा है जो अचानक से प्रमोशन मिला और इंक्रीमेंट मिला मेरे करंट प्रोफाइल में, वो किस तरीके का था? फाउल प्ले। फाउल प्ले का मतलब होता है रॉन्ग वर्क। बोर्ड फ्रॉम द ब्लू अनएक्सपेक्टेड, ऑफ बेल पार्क फिगर, इसको अभी हम समझेंगे। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल, और यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनएक्सपेक्टेड था पूरी तरीके से। बेल पार्क फिगर का मतलब होता है रफ आर अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, नॉट अ प्रिसाइज आर एडजेक्टिव, जो कि अप्रॉक्सीमेट है, एस्टिमेटेड है, जो कि बिल्कुल प्रिसाइज नहीं, टू द पॉइंट नहीं है। टू थ्रू कॉशन टू द विंड, और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू डू समथिंग विदाउट वरी अबाउट अ रिस्क, है ना? आगे चलता है। क्लियर एज मड। क्लियर एज मड मीनिंग क्या होगा? क्लियर एज मड का वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मड मतलब कैसा होता है? कीचड़, जिसमें कोई चीज़ क्लियर दिखाई नहीं पड़ती है, और कोई चीज़ जो समझ नहीं आ पा रही है, उसको आप बोलते हो। जैसे एक और इडियम बनता है मड से, थ्रो मड एट। थ्रो मड एट का मतलब होता है किसी पर कीचड़ उछालना, है ना? इट मीन्स टू ब्लेम समबडी, किसी को ब्लेम करना, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे एक और इडियम पढ़ता हो, कास्ट एज पर्सन्स। कास्ट एज पर्सन्स का मतलब क्या होता है? ब्लेम करना। टू ब्लेम समबडी, किसी को ब्लेम करना। आगे चलते हैं। स्कर्टन इन द कप बोर्ड। स्कर्टन इन द कप बोर्ड, और ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बैरेसिंग एंड हिडन फैक्ट। कोई फैक्ट जो हिडन है और एम्बैरेसिंग है, उसको बोलते हो आप। हेड इन द क्लाउड्स, ये अभी शायद पढ़ रहे थे हम लोग। हेड इन द क्लाउड्स के बारे में इम्प्रैक्टिकल है, जो अभी मैंने बताया था, इसके बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। नेक्स्ट, जंप ऑन द बैंड वैगन, वहाँ पर करेक्ट कर लेना। बैंड, वहाँ पर डब्लू मैंने बता दिया था। जंप ऑन द बैंड वैगन होगा, वहाँ रेक्टिफाई कर लेना। मैं वापस जाकर रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये देख लो, टू ज्वाइन आर सपोर्ट समथिंग विच इज गेनिंग पॉपुलरिटी, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पी। चलो मैं लास्ट में रेक्टिफाई करा दूंगा। नेक्स्ट, यू कैन नॉट बिफोर replicating your success and achievement multiple times, otherwise people will deem your success a stroke of dump luck. Sit on the fence, cut to the chest, rest on your laurels, a devil's advocate। डेविल्स एडवोकेट का मतलब किसी बात का समर्थन करना। एडवोकेट करने का मतलब समर्थन करना होता है। वहीं से रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है कॉम्प्लासेंट हो जाना, मतलब आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करना, जितना कर लिया दैट इज सफिशिएंट है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लासेंट। कट टू दी चेस, है ना? पॉइंट टू पॉइंट बात करना। और सिट ऑन द फेंस, नॉट टू टेक एनी वन साइड। अब इसको समझते हैं। कट टू द चेस का मतलब कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करना, है ना? और डेविल्स एडवोकेट का, डेविल्स लक का मतलब गुड फॉर्च्यून होता है, जबकि डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है इन अ डिस्कशन और डिबेट टेक एन अपोजिंग आर अनपॉपुलर व्यू पॉइंट। तो सपोर्ट करना खास तौर से किसी डिबेट में कौन से ऐसे पॉइंट का जो अनपॉपुलर है उनको, है ना? नेक्स्ट के बाद आता है स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ ग्रेट एनर्जी एंड हार्ड वर्क।
बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करना। डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़, मुसीबतों के बावजूद सारा ने कैसे काम किया? कह रहा है हिट द डे, हिट द हे, हिट द ग्राउंड रनिंग, ये होता है जी तोड़ मेहनत करना, वर्क सीरियसली जिसको कहते हो आप। ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? सेकंड। और इसी के लिए एक ईडीएम आता है बक्कल डाउन। बक्कल डाउन का मतलब होता है वर्क सीरियसली। और एक और बनता है नक्कल डाउन, है ना? नकल डाउन, लोग कह तो देते हैं बड़े आसानी से कि नकल करने में क्या ही मेहनत पड़ती है, भाई नकल डाउन करने में पसीने छूट जाते हैं। ये याद रखिएगा 2-3 इडियम। हिट द हे का मतलब होता है गो टू बेड। जैसे एक और आपने अभी पढ़ा था हिट द सैक, ये आपने पढ़ा। हिट द सैक का मतलब क्या होता है? गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस। हिट द सैक का मतलब गो टू बेड। हिट द गेनिंग ग्राउंड, इट मीन्स होता है कि कोई काम करना, और कैसे बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब वर्क वेरी हार्ड विदाउट, कह रहा है विथ फुल कमिटमेंट के साथ काम। अगले वाले पे आते हैं। आफ्टर द लॉन्ग एंड टेडियस प्रोजेक्ट सारा फेल्ट लाइक शी वाज एट द लिमिट ऑफ हर पेशेंस, कह रहा है एंड ऑफ हर रोप। लिमिट ऑफ हर पेशेंस का मतलब होता है एंड ऑफ हर रोप। टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी मैंने समझा ही दिया था आपको। नेक्स्ट, सडनली टुक अवे इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम अस, है ना? इसके लिए कौन सा टर्म बनेगा? इसके लिए जो करेक्ट टर्म बनेगा वो कौन सा होगा? पुल्ड द रग आउट, गेट हिज एक्ट टुगेदर। और कह रहा है हिट द सैक। हिट द सैक तो अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। हिट द नेल ऑन द हेड, सही पॉइंट पर सही एक्सप्लेनेशन देना, है ना? हिट द सैक मतलब गो टू बेड। और यहाँ करेक्ट आंसर होगा पुट द रग आउट। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट, पुट द रग आउट, है ना? दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सडनली टुक अवे इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम अस, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका मीनिंग देख लो आप। मीन्स टू सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली रिमूव सपोर्ट और असिस्टेंट फ्रॉम समवन, है ना? किसी से सपोर्ट ले लेना, सपोर्ट छीन लेना बेसिकली, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट वॉज ऑल ही डिड नॉट रियली मीन वॉट ही सैड। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टंग इन चीक। और इसको समझने की ज़रूरत है, टंग इन चीक का मतलब क्या होता है? ये आपसे जानना चाह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टंग इन चीक, है ना? इसका मीनिंग होता है डिस्क्राइब अ ह्यूमरस और सार्कास्टिक स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन अ सीरियस मैनर। अगर किसी ह्यूमरस बात को आप बहुत ही सीरियस मैनर में एक्सप्लेन कर रहे हो। लिव इन द फिश एक और इडियम है ना? ये तो नहीं होगा, इसका डिफरेंट मीनिंग होगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है। लिव इन द फिश, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका चैप्टर एंड वर्स। ऐसे इडियम आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा? दैट विल बी चैप्टर। चैप्टर एंड वर्स इसका मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल, है ना? ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। जैसे आप करते हो आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब भी कंप्लीट डिटेल होता है। यहाँ पर चैप्टर एंड वर्स बन जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर्वन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन लास्ट वीक एंड इज स्टिल डिप्रेस्ड दीज डेज। बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा दुखी इन द डोल्ड्रम। अभी पढ़ करके आए हो आप पीछे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, है ना? नेक्स्ट चलते हैं आगे। वी ऑफन गो कैंपिंग बट आई हैव नेवर बीन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टाउन ऑफ कंट्री बिफोर। और ये मीनिंग होता है किसका? नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब पर्टिकुलर एरिया ऑफ सम प्लेस, उसको बोलते हो नेक ऑफ द वुड्स। जैसे वुड्स से एक और आप पढ़ते हो आउट ऑफ द वुड्स, ये आपने ईडीएम पढ़ा होगा। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब आउट ऑफ डेंजर, तो आप कहते हो, तो आप क्या कहते हो? आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है, उसको बोलते हो आप आउट ऑफ। हाँ, नेक ऑफ द वुड्स का मतलब आप पर्टिकुलर एरिया। ड्रॉप अ लाइन, ऐसे देखो एक आपने कहा था ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सेट अ लिमिट। फॉलो अ लाइन, फॉलो अ लाइन इसका मतलब होता है टू बी ओबेड, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनका पालन करना। और ड्रॉप अ लाइन का मतलब सेंड अ ब्रीफ लेटर, सेंड अ ब्रीफ लेटर, सेंड अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन।
थ्रो इन द टॉवल इट मीन्स सरेंडर कर देना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरेंडर कर देना। जैसे ये आपने पढ़ा है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट, एक्सेप्ट अ चैलेंज। इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट अ चैलेंज, गॉन्टलेट। जैसे आपने गिव इन पढ़ा है, गिव इन सरेंडर करना। जैसे आपने केव इन पढ़ा है, केव इन सरेंडर करना, है ना, होप सो रिमेंबर होंगे। क्लियर द डेस्क, क्लियर द डेस्क का मतलब हो गया प्रिपेयर फॉर एन इवेंट आर कोर्स ऑफ एक्शन बाय डीलिंग विथ एनीथिंग दैट माइट हिंडर प्रोग्रेस। कह रहा है एक इवेंट के लिए प्रिपेयर होना, है ना, जो प्रोग्रेस को हिंडर करती है, उसको बोलते हैं क्लियर द डेस्क, टेस्ट। मैनी अपीयर टू द टेस्ट while she was waiting anxious। वेटिंग एंक्सियस का मीनिंग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन पिंस एंड नीडल्स। हिट द नेल ऑन द हेड आपको पता है, पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी। और गो थ्रू द हूप्स, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर सिली और डिफिकल्ट टू अचीव सम, ये मीनिंग होता है गो, जंपिंग थ्रू द हूप्स। चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर सिली, जो कैसी हैं, दैट आर सिली आर डिफिकल्ट, आर डिफिकल्ट टू गेट अ सक्सेस। पीस ऑफ केक समथिंग वेरी इजी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे एक और आप कहते हो कौन सा, कीप फिंगर क्रॉस्ड, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, ये आपने पढ़ा होगा, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, है ना, फिंगर क्रॉस करके बैठना, इसका मतलब है किसी चीज के रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार करना। ब्रॉड बैक टू लाइफ, है ना, फिर से जीवन दे देना, जीवन में वापस आ जाना, ये रिसरेक्ट होता है। आरी मतलब बैक होता है, फिर से बैक टू दी लाइफ जिसको आप कहते हो। इन पार्टनरशिप, इसका मीनिंग क्या है, इन पार्टनरशिप का मतलब है इन वंस बैक एंड कॉल ऑलवेज रेडी टू ओबे, का मीनिंग होता है ऑलवेज रेडी टू ओबे, ऑलवेज रेडी टू ओबे, ये आप कहते हो, जो हमेशा आज्ञा मानने के लिए हमेशा रेडी रहे। और ये करेक्ट आंसर होगा, है ना, कूहूट्स, इन कूहूट्स। इन कूहूट्स का मतलब होता है इन पार्टनर विथ समबडी, है ना, किसी के साथ पार्टनरशिप में। होल्ड समवन, समवन्स फीट टू द फायर, ये आपको याद करना पड़ेगा, होल्ड समवन्स फीट टू द फायर। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस आर ऑब्लिगेशन, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी फर्स्ट। होल्ड समवन्स फीट टू द फायर, तो यहाँ पर करेक्ट, इंसिस्ट मतलब इंसिस्ट करना, दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस आर ऑब्लिगेशन, किसी को इंसिस्ट करना कि वो अपने प्रोमिसेस को क्या करे, फुलफिल करे। ऑप्शन नंबर आउट ऑफ स्पिरिट, मैंने कहा था इन हाई स्पिरिट, से आपने ईडीएम पढ़ा है, इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है पूरे जोश के साथ, मतलब बहुत आ, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब ग्लूमी होता है, दुख में होता है। रैडली डेटरेटिंग, रैपिडली डेटरेटिंग, डेटरियोरेटिंग का मतलब होता है बर्बाद हो रहा है ना। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हिट द सैक आपको पता है, होल्ड योर हार्सेस मतलब होता है कीप पेशेंस। हेल, हेल मतलब बर्बाद होना, बर्बादी की जगह हेल है, वैसे याद रखना है। हेल इन अ हैंड बास्केट, तो वो बहुत तेजी से खराब होने वाली सिचुएशन। हेड ओवर द हील्स, हेड ओवर हील्स मतलब पूरी तरीके से डूब जाना किसी, जैसे आप कहते हो ना कि भाई राजा जो था वो, राजा रघुवंशी, वो सोनम के प्यार में पूरी तरीके से हेड ओवर द हील्स, इट मीन्स पूरी तरीके से डूबा हुआ था। आगे चलते हैं। रिसेंट रिसर्च सेज दैट मोस्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज लैक फाइनेंस, है ना, दस दे आर। अब ये क्या कह रहा है, थ्रू आउट ऑफ गियर, वॉर्न एंड टॉर्न, टेकिंग समवन फॉर अ राइड, अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब सस्पिशियस होता है ना। टेक समबडी राइड का मतलब टू चीट होता है, इसके बारे में बात करोगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू चीट, है ना। और यहाँ पर आएगा वॉर्न एंड टॉर्न, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मच यूज्ड, तो आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो मच यूज्ड, समथिंग दैट इज मच यूज्ड, मतलब कोई चीज़ यूज की वजह से कैसी हो गई, वॉर्न हो गई और टॉर्न हो गई। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कौन सा, डी, दैट विल बी, जिसको आप कहोगे थ्रो आउट ऑफ गियर,
इसके बारे में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रो आउट ऑफ गियर, है ना, थ्रो आउट ऑफ गियर। और थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है, इसका पूरा मीनिंग लिख लो आप, तो इंटरफेयर, आप इसको पूरा डिफाइन कर सकते हो, इंटरफेयर विद द स्मूथ वर्किंग, विद द स्मूथ वर्किंग, कोई काम जो स्मूथली चल रहा है उसमें क्या करना है, इंटरफेयर करना, ये होता है गेट आउट ऑफ गियर। गाड़ी अच्छे गियर में चल रही है, उसको क्या कर रहे हो आप, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो। यहाँ पर क्या कह रहा है, रिसेंट रिसर्च सेज दैट मोस्ट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री लैक फाइनेंस, दस दे आर थ्रोड आउट ऑफ गियर, ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर है देयर आर सेवरल पीपल हु फाइंड देमसेल्फ एज अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप, और इसके लिए एक वन वर्ड कौन सा यूज करोगे आप, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, वाइट एलिफेंट मतलब वेरी कॉस्टली बट लिटिल यूजफुल, यहाँ पर आता है मैन ऑफ हिज वर्ड्स प्रॉमिसिंग पर्सन होता है, कॉक ऑफ द वॉल, ये आपका करेक्ट आंसर। वैसे एक ईडियम ये भी पढ़ा होगा आपने, रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई पर्सन जो डोमिनेंट नेचर वाला है उसको बोलते हो आप, रूल द रूस्ट। दैट्स ग्रेट, यू कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब, अपने कंट्रोल में, अंडर योर थंब का मतलब होता है अंडर कंट्रोल। और यहाँ पर आता है कॉमेडियन जोक्स वर सो फनी दैट ऑडियंस वाज लाफिंग अनकंट्रोल एवरी इन स्टिचेज, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा इन स्टिचेज, है ना, इसका मतलब होता है लाफिंग अनकंट्रोल एबली, है ना। जैसे बट आप जोक, ये आपने पढ़ा होगा, बट या ये पढ़ा होगा लाफिंग स्टॉक, हॉर्स लॉफ, ये आपने पढ़ा होगा, हॉर्स लॉफ का मतलब होता है बिना मतलब जोरदार हंसी, उसी को बट आप जोक भी बोलते हो आप। एक दो और बचे हैं, नक्कल डाउन अभी मैंने बताया था, बक्कल डाउन और नक्कल डाउन दोनों का मीनिंग सेम होता है, नक्कल डाउन और बक्कल डाउन इनका मतलब होता है वर्क सीरियसली, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रन इरांड, अगले वाले पे चलते हैं। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा समथिंग इनकरेक्टली आर इनर्नस इन हेस्ट, फिशिंग रनिंग पार्टिसिपेट इन रीश, विच वन इज करेक्ट, 100 वाले पे कौन सा करेक्ट होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, टू गो आउट टू बाई आर डू समथिंग, हाँ सही है सही है, ठीक है, रन रन, इसको एक बार आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी, टू गो आउट टू बाई आर टू डू समथिंग। लास्ट है आपका ऑन थिन आइस, ये मैंने अभी समझाया था, आइस से रिलेटेड सारे इडियम्स आप बताए थे, ब्रेक द आइस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कट नो आइस, हैव नो इफेक्ट, हालांकि हैव नो इफेक्ट के लिए आप ये भी पढ़ते हो फॉल फ्लैट, हैव नो इफेक्ट, तो कट नो आइस, वॉक ऑन थिन आइस, आइसिंग ऑन द केक, और एक कौन सा था टिप आइस, अगर आपको याद हो तो, इन अ रिस्की पोजीशन, 101 ईडीएम थे, मैं कितने करेक्ट कर पाया वो कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और विल मीट टुमारो, कल मिलेंगे प्रोनाउन के सेगमेंट के साथ, प्रोनाउन का शॉर्ट में रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू, जय हिंद।